स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है द लास्ट लेसन का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर आगे पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ पोर्शन हमारे चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हमारे ऑथर के बारे में, हमारे चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में, और चैप्टर जब हमने शुरू किया तो हमने जाना कि आखिरकार एक फ्रांस नाम का जो लड़का था, जो एक नैरेटर है हमारे इस चैप्टर का, किस प्रकार उसको स्कूल उस दिन बहुत ज्यादा अलग मिलता है और बाकी सारी चीजें। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हम आपके चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आज हम सीखने क्या क्या चीज वाले हैं, हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिनका हमें ध्यान रखना है। व्हाट सरप्राइज्ड फ्रांस, ऐसी क्या चीज थी जिसने फ्रांस को चौंका दिया। लास्ट फ्रेंच लेसन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस का आखिरी फ्रेंच लेसन। इन दोनों चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में हुआ क्या था। हुई ये चीज थी कि हमारा फ्रांस जाता है बहुत हड़बड़ी में स्कूल, और वो देखता है उस दिन स्कूल बहुत ज्यादा शांत होता है। उसे लगता है उसके टीचर उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे क्योंकि वो लेट है, लेकिन उसके टीचर उसे उस दिन नहीं डांटते और प्यार से उसको क्लास में एंट्री दे देते हैं। वो शर्म के मारे लाल होता है और जानते हैं कि जब वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है। But the thing that surprised me most was to see on the backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. क्या हुआ जब वो उस भय से, उस डर से बाहर पूरे तरीके से निकला भी नहीं था। सबसे ज्यादा किस चीज ने उसे सरप्राइज किया? कह रहा था टीचर को देखा मैंने अपने उन कपड़ों में जो हमेशा वो कोई स्पेशल डे पे पहनते थे, लेकिन इन सभी चीजों से ज्यादा मुझे सरप्राइज किया किस चीज ने? सरप्राइज, हैरान किया किस चीज ने? Was to see on the back benches, पीछे जो बेंच होती है ना, बैक बेंचर्स, पीछे की बेंच पे बैठने वाले बच्चे, हम तो थे पुराने टाइम में, छोटे छोटे थे तब, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि बैक बेंचेस जब मैंने देखी, मतलब क्लास में जो पीछे वाली बेंचेस थी जब मैंने देखी, जो हमेशा खाली होती थी, एम्प्टी मतलब खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग थे वो वहां पर क्वाइटली मतलब चुपचाप बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे बेटा? चुपचाप बैठे हुए थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठते हैं क्लास में बिल्कुल शांत, वैसे ही हम बच्चों की तरह वो लोग भी क्लास में शांत बैठे थे। आप सोचो, आप स्कूल जाओ, आपकी क्लास में आपको आपके गांव के लोग पीछे बैठे हुए दिखे, थोड़ा तो आश्चर्य होगा, होगा कि नहीं होगा? वैसा ही हमारे फ्रांस के साथ हुआ। ओल्ड हॉजर, हॉजर यहां पर कौन है? ये एक बूढ़ा किसान है। ये बेटा एक सरनेम है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग सरनेम होते हैं ना, अब अपने नाम के पीछे कोई सिंह लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, वैसे ही ये एक सरनेम है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था उनके गांव का जो कि किसान था, वो भी बैठा हुआ था with his 3-cornered hat, 3 किनारे वाली टोपी, कुछ इस तरीके की दिखती है, ऐसी टोपी लगा के वो वहां बैठा था। The former mayor, former मतलब होता है पूर्व, मतलब अब वो मेयर नहीं था, जो पहले किसी जमाने में मेयर रहा होगा। मेयर कौन होता है? आपके नगर का मजिस्ट्रेट। तो बोले वो भी वहां पे बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, बोले हमारा जो पहले डाकिया हुआ करता था वो भी वहां बैठा हुआ था। एक बात ध्यान रखना, इस वाले पैराग्राफ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जब फ्रांस ने
पुरानी अपनी जो पीछे की बेंचेस थी उनको देखा, वहां कौन कौन था और उसे क्या चीज अलग लगी। तो उसे ये चीज अलग लगी कि गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे। और वो लोग कौन कौन थे? हमारा डाकिया, पूर्व मेयर और पूर्व हौज। एक बूढ़ा किसान, एक बूढ़ा आदमी हमारे गांव का, वो वहां बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके साथ और भी लोग जो है वो वहां पर बैठे हुए थे। ये कुछ लोगों के नाम उसने गिनाए हैं, नाम याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस वाले स्टैंजा में, इस वाले पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि फ्रांस जब अपनी क्लास में जाता है तो वो देखता है पीछे वाली बेंचेस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं गांव के। और वो लोग कौन कौन है? हमारा डाकिया है, एक बूढ़ा किसान है हौजा जिसका नाम है, और एक मेयर जो है वो वहां पर बैठा हुआ है। अब ये लोग वहां क्यों बैठे हुए थे, आइए जानते हैं आगे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी उदास लग रहे थे। खुशी खुशी नहीं बैठे हुए थे वहां पे, उदास लग रहे थे। And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with great spectacles lying across the pages. एक इमेज बताइए उसने, किस प्रकार वो बैठा हुआ था। सभी लोग उदास दिख रहे थे। हमारा जो हौजर था वो लेकर आया था एक पुरानी वर्णमाला की। अब देखो कोई भी हमें भाषा सीखनी होती है तो हम ABCD इसी तरीके से सीखते हैं ना। तो वो लोग फ्रेंच सीखते थे तो ABCD सीखना जरूरी है ना, जैसे इंग्लिश सीखते तो ABCD सीखना जरूरी है। हिंदी सीखते तो ए अनार। तो ये वर्णमाला की किताब होती है। प्राइमर एक पुरानी वर्णमाला की किताब वो लेकर आया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, आपकी कोई किताब पुरानी हो जाती है तो क्या वो इस तरीके की नहीं दिखती? दिखती है ना। ये जो उसके किनारे होते हैं ये मुड़ जाते हैं, बार बार पेज हम जब पलटते हैं, है ना, तो वो एजेस से पुराने हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम थम्ब्ड एट द एजेस। मतलब हमारी उंगलियों के, हमारे थंब का निशान एक तरीके से वहां पे होता है। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने वो पकड़ रखी थी खोलकर और अपने घुटनों पर रखी हुई थी। With great spectacles lying across the pages, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे थे वो उनके पेज के बीच में रखे हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." क्या बोला यहां पे? देखो, While I was wondering, बोला जब मैं इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा चकित था, आश्चर्य में था, सोच रहा था। About it all, इन सभी चीजों के बारे में, about के बारे में। M. Hamill, हमारे जो M. Hamill फ्रेंच टीचर थे, माउंटेड हिज चेयर, वो जाकर अपनी चेयर पर बैठे। माउंटेड उसके ऊपर बैठे। माउंट मतलब होता है किसी चीज पर चढ़ना। अब वो चेयर पर चढ़े तो नहीं होंगे, मतलब कि वो अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम क्यों बोला यहां पर? जब हमारा फ्रांस क्लास में अंदर आ रहा था और उसको डर लग रहा था कि टीचर डांटेगा, तब फ्रांस जो टेंशन ले रहा था ना कि अंदर आने पे डांट पड़ेगी, तब M. Hamill ने उससे बड़े प्यार से बुलाया, अंदर आ जाओ, है ना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बोले उसी टोन में, उसी आवाज में, उतने ही गंभीर रूप से और चिंताजनक, ग्रेव है यहां पर, चिंताजनक और गंभीर। एंड जेंटल, जेंटल मतलब बहुत प्यार से और बहुत गंभीर आवाज में उन्होंने बोला, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल की थी जब मैं क्लास में एंट्री ले रहा था। सेड, कहा,
माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आज आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं या पढ़ाऊंगा। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओ भाई, फ्रांस को इस बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था फ्रांस को इस बारे में। जैसे ही एम हैमिल ने बोला, ये बेटा आज आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देखते हैं आगे फ्रांस के साथ क्या हुआ, क्या रिएक्शन था। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। टीचर आगे बोलता है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बोले बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं। जर्मनी ने पूरा साथ दिया था ना, किसका? प्रूशियंस का। तो इसीलिए बर्लिन से ऑर्डर आ गए थे। किस चीज के? कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में अब से। फ्रांस तो हार गया था। एल्सेस लॉरेन जो ये डिस्ट्रिक्ट थे, ये दोनों रीजन थे, ये हाथों में चले गए थे पर्शिया के। तो अब जो इनके राज में आ गई चीजें, ये तो वही करेंगे ना जो इनको अच्छा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया बेटा? ये बोले आज से फ्रेंच लैंग्वेज बंद। सोचो, तुम्हारा कोई भी, भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में मान लो मिल जाता है और यूं बोला जाए कि अब से हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। चल यार, हमें तो थोड़ी बहुत आती है ना। आगे आने वाली जनरेशन वो तो फिर कुछ सीख ही नहीं पाएगी ना भाषा के बारे में, जो हमारी मातृभाषा है, जो हम बचपन से बोलते आए हैं। यहां से देखना बच्चे शुरू होगा अपनी भाषा का महत्व। मैंने लेक्चर 1 में बताया था, 2 चीजों के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेगी। एक होगा हमारी भाषा का क्या महत्व है, और दूसरा ये जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, शिक्षा पर। ये बोला ऑर्डर आ गए हैं बर्लिन से कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। एमसीक्यू में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ऑर्डर आए थे बर्लिन से, तो आप बताएंगे कि स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर्स आए थे बर्लिन से। ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन जो रीजन थे, जो भाग थे, इनमें द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब एम हैमिल अब तक पढ़ाते आ रहे थे, इतने लंबे समय से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, यहां के लोगों को शिक्षित कर रहे थे, उनकी मातृभाषा सिखा रहे थे। अब समय खत्म, जब फ्रेंच सिखाई नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी, तो अब उनका यहां क्या काम? नया टीचर आने वाला था कल से। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमिल ने बोला ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम सभी बहुत ज्यादा सचेत होकर पढ़ो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर आखिरी फ्रेंच लेसन है एल्सेस और लॉरेन में। कितना बुरा लग रहा होगा ना उन्हें। कितने सालों से वो अपने लोगों को अपनी मातृभाषा पढ़ा रहे थे और अब उन्हें आज अपनी लाइफ का आखिरी लेसन पढ़ाना था। होता है ना जब स्कूल छोड़ के जाते हैं, अभी आप लोग सभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, एक दिन ऐसा आएगा आपका स्कूल खत्म हो जाएगा, आप कॉलेज में जाओगे। वो आखिरी दिन कैसा लगता है कि यार नहीं जाना, है ना। ये जितना जो टाइम जिया है यहाँ पर, ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है, हमें यही वाला टाइम जीना है वापस से। हमें नहीं जाना स्कूल छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के। तो बुरा लगता है ना। ये भी वही सोच रहे हैं कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, जो लोग पीछे बेंचेस पे बैठे हैं, जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूं, इन सबको छोड़ के मुझे जाना होगा। बढ़ते हैं आगे। What a thunderclap these words were to me. फ्रांस बोल रहा है, बोले बिजली की तरह ये वर्ड्स, ये शब्द एम हैमिल के मेरे ऊपर गिरे। Oh, the wretches, wretches मतलब कमबख्त।
कह रहे अरे भाई, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट वॉज वॉट, क्या यही वो था जो उन्होंने पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर उन्होंने खबर छाप रखी थी, ये वही थी। अब उसे समझ में आता है कि क्यों वो जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर, वो उसे रोक रहा था किस चीज से, कि जल्दी मत कर, आराम से जा स्कूल, क्योंकि उसने वो खबर पढ़ ली थी कि अब से तो फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं जाने वाली स्कूल्स में। अब उसे सारी बातें समझ में आ रही थी कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई थी, क्यों ब्लैक स्मिथ ने उसे रोका, क्यों स्कूल में सन्नाटा है, और क्यों एम हैमिल नए कपड़े पहनकर आए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब वो ना बहुत ज्यादा आश्चर्य, मतलब वो पहले ही डरा हुआ था, उस भय से ही वो बाहर नहीं निकला था। उसके बाद ये हो गया कि आखिरी फ्रेंच लेसन। बात सोचो, पहले तो उसका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था, है ना, पहले उसका कोई मूड नहीं था स्कूल जाने का। सोचो तो बाहर जाता हूं, बंक कर लेता हूं, किसी ना किसी तरीके से वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर आ गया, राइट। अब उसका ना रिएक्शन बहुत अलग तरीके का है। कह रहा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कह रहा मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कह रहा आई हार्डली मतलब मुश्किल से, कह रहा है मुझे मुश्किल से पता है कि कैसे लिखते हैं अपनी भाषा, लैंग्वेज फ्रेंच। कह रहा मुझे तो यार मुश्किल से कुछ लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे और कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन oh how sorry I was for not learning my lessons। कह रहा है मैं कितना ज्यादा सॉरी फील कर रहा था for not learning, नहीं सीखने के लिए अपने lessons। पुरानी बात सोच रहा है कि जितने भी बंक मैंने किए ना, जितनी भी चीजों में मैंने टाइम वेस्ट किया कि अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल से पक्का पढ़ाई शुरू, कल से पक्का तैयारी शुरू, कल से पढ़ूंगा, पार्टिसिपल के रूल्स याद करूंगा। अब उसे लग रहा था कि क्या आखिरी लेसन है, आज के बाद पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे यहीं रुकना होगा। यार मुझे तो कुछ लिखना भी नहीं आता, सारे ख्याल एक साथ दिमाग में। अब उसे बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों पहले जब क्लासेस होती थी तो वो अटेंड नहीं की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और वो भी किस कारण से, कि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढ सकूं। सीकिंग मतलब खोजना, खोज सकूं। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, फिसल पट्टी होती है ना, अपन झूला होता है, फिसल के नीचे जाते हैं, बोले उस पर मैं फिसल सकूं। स्लाइड करना, फिसल के नीचे जाना, बोले उस पे मैं नीचे फिसल सकूं, इसलिए मैंने अपने सारे लेसन छोड़े। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, थोड़े समय पहले तक मेरी किताबें मुझे क्या लगती थी, न्यूसेंस, सरदर्द, बेकार, व्यर्थ। बोले ये मुझे सरदर्द लगती थी कुछ समय पहले तक। सो हैवी टू कैरी, उन्हें बैग में डालकर लेके आना, बोले मुझे बहुत ज्यादा भारी लगता था ये सब। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स का मतलब ये जो फकीरों की कहानियां होती है ना, महान आत्माओं की कहानियां, इनका इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। कह रहे अब ये सब पुराने दोस्त हो गए जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। इस पूरे में क्या कहा, इस पूरे पैराग्राफ में उसने ये बात बोली बेटा, वो आश्चर्य जता रहा था। किस चीज का आश्चर्य,
कि क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है? अब मैं इसके बाद कभी नहीं सीख पाऊंगा? क्या मुझे यहीं रुकना होगा? मैं अब तक अपने सारे लेक्चर्स छोड़ता था, ठीक है, किस चीज के लिए? पक्षियों के अंडे खोजने के लिए। बुरा लग रहा था उसे, सॉरी फील कर रहा था वो। बोला ये किताबें कुछ समय पहले तक मुझे सरदर्द लगती थी। बोले ये मेरे दोस्त, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, बोले इतनी ज्यादा भारी लगती थी लेके आने में भी। बोल रहे कि ये जो इतिहास हम पढ़ते थे, महान आत्माओं के बारे में हम पढ़ते थे, है ना, बोले ये सब क्या हो गया, पुराने दोस्त हो गए। बोले मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, ये इस आश्चर्य में है, ये सभी चीजें केवल फ्रांस के दिमाग में चल रही है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वही तो हमें कहानी सुना रहा है, वो बता रहा है उसके साथ क्या बीत रही थी जब ये वर्ड्स हमारे किनके, एम हैमिल के, उसने सुने। तो बोला ना उसने कि थंडर क्लैप, बोले भाई ऐसा लगा बिजली सी गिर गई, ऐसा लगा हमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड एम हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और बोला एम हैमिल, मेरे टीचर, वो भी, टू मतलब होता है भी। पहले उसने क्या बोला कि मैं उन किताबों को और उन सब चीजों को नहीं छोड़ सकता, और फिर बोला मैं अपने टीचर को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो अब हमसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि अभी एम हैमिल ने बताया कि कल से नया मास्टर आएगा भाई। बोला मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कितना डांटते हो, चाहे स्केल यहां पर दबाकर घूमते हो, चाहे इनकी कितनी भी डांट लगाते हो, राइट, लेकिन बोले मैं नहीं छोड़ सकता जैसे ही पता चला टीचर जाने वाला है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मुझे उन्हें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सी हिम अगेन, देख नहीं पाऊंगा उन्हें मैं कभी भी। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब क्या होता है बेटा? क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। बोले मैं भूल गया उनके उस स्केल के बारे में, जो लोहे का स्केल वो रखते थे उसके बारे में, और कितने सनकी वो थे कि कभी भी कुछ भी डांट वाट देते थे, है ना, और कुछ भी कर देते। टीचर्स के अलग अलग नाम भी तो रख देते हो आप लोग। तो बोले यार कितना सनकी था ये, है ना, कितने ज्यादा मतलब हमें डांटते वगैरह थे। बोला मैं सब भूल गया। और एक बात देखो, कैसा बच्चा है, टीचर को टीचर नहीं बुला रहा, एम हैमिल नाम से बुला रहा है। सोचने वाली बात है, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर ना उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कह रहे ना मैं अपनी किताबें छोड़ सकता हूं, ना ही अपने टीचर को, चाहे वो कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, वो कितना ही क्रैंकी क्यों ना हो, कितना ही मुझे मारता क्यों ना हो, क्या मैं आज के बाद उन्हें नहीं देख पाऊंगा, ये वो सोचता है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। पुअर का मतलब यहां पे गरीब नहीं, पुअर का मतलब है बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. कह रहा है अब उसे ना समझ में आया कि it was in honor, ये किस चीज के सम्मान में था, क्या इस लास्ट लेसन के सम्मान में था कि उसने पहने थे, पुट ऑन पहने हुए थे, पुट ऑफ उतार देना, पुट ऑन कोई चीज पहन लेना। तो वो बोल रहा है कि अच्छा तो ये जो उन्होंने फाइन संडे क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े जो स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहने जाते थे, ये कारण था कि आज आखिरी लेसन है, इसीलिए इन्होंने ये कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझा,
वाई द ओल्ड मैन, क्यों वो बूढ़ा आदमी। यहां पर लिखा है मैन, मतलब वो बूढ़े आदमी, कई सारे, क्योंकि उसने बोला पूर्व डाकिया, मतलब पहले डाकिया होता था, पहले मैजिस्ट्रेट होता था, एक बूढ़ा आदमी हॉजर वो भी बैठा हुआ था, तो कई सारे बूढ़े आदमी हो गए ना। तो वो कह रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों वो ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी गांव के वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वो बैठे हुए थे कमरे के पीछे वाली बेंचेस में। अब उसे सारी बात समझ में आई, टीचर ने नए कपड़े क्यों पहने, पीछे लोग क्यों बैठे हैं। एक ओकेजन है भाई कि आज आखिरी लेसन है, हमारा नहीं है, ठीक है, हमारा तो फर्स्ट लेसन है, हमारे फर्स्ट लेसन का नाम लास्ट लेसन है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और ये इसलिए क्योंकि वो सब भी सॉरी थे, मतलब कि शर्मिंदा थे, बुरा लग रहा था उन्हें, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अपने समय में ज्यादा स्कूल नहीं गए, वो हमेशा स्कूल का बंक मारने पे बहाना कुछ ना कुछ चलता रहता था, ठीक है। तो अब वो बुरा फील कर रहे थे कि हम जब पढ़ा करते थे तो हम क्यों स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यहां पे बोल रहा है कि it was because, ये इसलिए था क्योंकि they were sorry, वो शर्मिंदा फील कर रहे थे, that they had not gone to school more, कि वो स्कूल नहीं गए ज्यादा अपने समय में, और इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका वे, तरीका था, थैंकिंग, शुक्रिया अदा करने का, अपने मास्टर को जिसने 40 साल ईमानदारी की सेवा करी, और उनके लिए सम्मान दिखाने का, अपनी कंट्री के लिए सम्मान दिखाने का ये इनका तरीका था। इसीलिए ये उस दिन वो आखिरी लेसन अटेंड करने के लिए आए हुए थे। दैट वॉज देयर नो मोर। क्या मतलब हुआ यहां पर, ये लोग मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अब इन सबको पता चला कि अब हम किसी और नेशन के अंडर आ गए हैं, है ना, और सारी चीजें जिस तरीके से चेंज हो गई हैं, तो अब ये लोग सोच रहे थे कि कैसे करके हम हमारे टीचर को, जिसने 40 साल इतनी ईमानदारी से सेवा करी, ठीक है, अपने देश को, इनको सम्मान देने के लिए ये इनका तरीका था कि ये वहां पर आए थे आखिरी लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए, ठीक है। और कैसे अब वो चीज उनकी नहीं रही, राइट, दैट वॉज देयर्स नो मोर, कि अब वो भाषा, वो उनका देश, वो उनका मास्टर अब उनका नहीं रहा। बढ़ते हैं आगे। While I was thinking all this, अब कह रहा है अब जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना, मेरा नाम बुलाया यार किसी ने क्लास में, heard मतलब सुना। It was my turn to recite, अब ये मेरी बारी थी, recite मतलब पढ़ना, अब ये मेरी बारी थी पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मुझे क्या रिसाइट करना था, क्या पढ़ना था, क्या बोलना था क्लास में। What would I not have given, मैंने ऐसा क्या नहीं दिया होगा, to be able to say that, कि मैं इस योग्य हूं कहने के, क्या कहने के, दैट ड्रेडफुल रूल, के वो जो डरावने रूल्स थे पार्टिसिपल के, जो सर ने याद करने के लिए बोले थे, मुझे खड़ा किया कि चलो बताओ, पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें। ऑल थ्रू, जितना भी समय मैं स्कूल आया, है ना, जितना भी समय हमने बिताया स्कूल में, जितना टाइम भी सर ने हमें पढ़ाया, बोले मैं ऐसा क्या नहीं दे पाया कि मैं योग्य नहीं था कि मैं उन रूल्स को, उन डरावने रूल्स को पार्टिसिपल्स के पढ़ पाऊं।
वेरी लाउड, बहुत जोर से, एंड क्लियर, और बिल्कुल सही, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के। मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मैं सोच रहा था इस बारे में, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और मैं मिक्सड अप, बौखला गया, होता ना कि मैं वो कर गया, फंबल कर गया, बोला नहीं गया मुझसे ऑन द फर्स्ट वर्ड। बोले पहले जो वर्ड्स थे ना, मैं उनमें ही इधर उधर मिक्सअप हो गया, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और स्टूड देयर, खड़ा रहा, होल्डिंग अप, पकड़े हुए, माई डेस्क, मेरी बेंच को, मेरी बेंच को पकड़े हुए मैं वहां पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था बहुत जोर से। आपको डर लगता है ना, क्लास में आपको खड़ा कर दे, आपको कुछ नहीं आता हो, कितना ज्यादा डर लगेगा, बस वो ही डर लग रहा था उसको। बोले मैं अपनी बेंच पकड़ के ऐसे खड़ा हूं, है ना, शर्म आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे मुंह उठा के ऊपर देख सकूं। शर्मिंदा था मैं यार, शर्म आ रही थी मुझे कि मैं एक वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैंने ऐसा क्या नहीं किया इन पुरानी क्लासेस में जो इतना समय सर ने हमें पढ़ाया, तब क्या नहीं किया समझ में नहीं आया, क्लासेस नहीं लगाई। बाहर तुम चिड़िया के अंडे ढूंढोगे, फिसल पट्टी पे फिसलोगे, तो रूल्स कैसे पढ़ पाओगे बताओ, है ना। तो बच्चा है, दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। तो बोल रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा था यार कि ना मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं पहले वर्ड्स पे ही मिक्सअप हो गया। मैं वहां खड़ा रहा पकड़े हुए बेंच को, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और मेरी इतनी डेयरिंग, मतलब कि हिम्मत नहीं हो रही थी, डेयरिंग, हिम्मत नहीं हो रही थी टू लुक अप, कि मैं ऊपर देख सकूं। बढ़ते हैं आगे। I heard M. Hamill say to me, मैंने सुना एम हैमिल को मुझे ये कहते हुए, I won't scold you little friends, you must feel bad enough। कह रहा है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, You must feel bad, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। मस्ट बोल रहा, बोले चाहिए, तुझे ऐसा लगना चाहिए बुरा। See how it is, देखो ये कैसे होता है। Every day we have said to ourselves, हर रोज हमने अपने आप को कहा, क्या कहा, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। हम कहते हैं अरे यार बहुत टाइम है, अभी कल याद करेंगे। आज नहीं करते, अरे यार बहुत टाइम है, अभी एग्जाम्स में, कल से पढ़ेंगे। हम लोग बहुत सी बार प्लान भी करते हैं, अभी तो 10 दिन है, एक दिन एक चैप्टर, 5 दिन रह गए, कोई बात नहीं, एक दिन 2 चैप्टर, आखिरी दिन रह गया, कोई बात नहीं, एक दिन 10 चैप्टर। तो वो कह रहे हैं हमने कितनी बार अपने आप को ये बात कही होगी कि अरे अरे प्लेंटी मतलब पर्याप्त, कह रहे काफी, प्लेंटी मतलब लिख लो यहां पर काफी, खूब लिख देती हूं मैं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं पर्याप्त। कह रहे बोले अभी तो ना पर्याप्त समय है हमारे पास कि हम आराम से पढ़ लेंगे, कल क्लास अटेंड कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां आ गए हैं, कहां आ खड़े हुए हैं। That's the great trouble with Alsace। कह रहा है ट्रबल मतलब परेशानी, ठीक है, दिक्कत। बोल रहे ये ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है एल्सेस के साथ। She puts off learning till tomorrow। ये क्या करती है, she एल्सेस को बोला है, ये क्या करती है, सब चीजें पुट्स ऑफ, डाल देती है, कब, कल पर। यही दिक्कत है एल्सेस के साथ, मतलब कि एल्सेस के लोगों के साथ, कि ये सोचते हैं अरे बहुत समय आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आज हम कहां आ खड़े हुए हैं। क्या बोला इन्होंने कि देखो आज हम कहां पर आके खड़े हो गए, और यही दिक्कत है एल्सेस की। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। बोले अब ये जो बाहर लोग है ना, बाहर लोग से इनका मतलब है
पर्शियन लोग, जिन लोगों ने इन पर काबू कर लिया है, जिनके हाथों में ये चले गए हैं, बोल रहे अब ये बाहर जो लोग हैं इनके पास ये राइट है, अधिकार है। क्या है ये? अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? टू से टू यू, कि तुम्हें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। बोल रहे कैसे तुम ऐसा दावा कर सकते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो। फ्रेंचमैन मतलब फ्रेंच के एक नागरिक हो। कैसे दावा कर सकते हो, प्रिटेंड कर सकते हो? कैसे? जब तुम्हें खुद की लैंग्वेज ही नहीं आती, तुम कैसे बोल सकते हो कि हाँ भाई तुम फ्रेंच के नागरिक हो या एक फ्रेंच हो? एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कह रहे तुम कैसे कह सकते हो तुम एक फ्रेंचमैन हो और फिर भी तुम ना ही तो फ्रेंच बोल सकते हो ना ही फ्रेंच लिख सकते हो। कैसे? बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। बोले तुम्हारी हालत सबसे वर्स्ट मतलब बद से बदतर। बोले केवल तुम ही सबसे बद से बदतर नहीं हो, ऐसा मत सोचो। पुअर लिटिल फ्रांस, फ्रांस को बोल रहा है कि तू ऐसा मत सोच, तेरी ही हालत इतनी खराब है कि मैं सब कुछ तुझे ही बोल रहा हूं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। कह रहे हमारे पास, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील, कि हमारे पास आज इस बात पर शर्मिंदा होने के बहुत सारे कारण हैं और हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हमें इस बात की निंदा करनी चाहिए कि क्यों हमने पहले वाले सारे काम किस पर डाले? कल पर डाले। ठीक है? योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। बोले तुम्हारे जो माता पिता थे वो इतने चिंतित नहीं थे, मतलब कि एनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में। बोले वो भी इतनी पर्याप्त मात्रा में मतलब जितना चिंतित होना चाहिए ना किसी की पढ़ाई को लेके, बोले वो भी इतने चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने किस चीज को प्रेफरेंस दी? प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? क्या मतलब हुआ? प्रेफरेंस मतलब होता है जब हम किसी चीज को तवज्जो देते हैं कि प्रायोरिटी पे क्या चीज है। ठीक है? तो उन्होंने पढ़ाने से ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट समझी? कि तुम्हें हम फार्म पे, खेतों में भेज दे काम करने के लिए या मील्स में भेज दे काम करने के लिए, ताकि तुम पैसा कमाकर ला सको। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम क्या कर सको? और ज्यादा पैसा कमाकर ला सको। एंड आई, और बोल रहा है कि तू अकेला नहीं है या तुम्हारे माँ बाप ही नहीं है, मैं भी। आई हैव बीन टू ब्लेम, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। ब्लेम मतलब कि मेरे ऊपर भी दोष लगाना चाहिए, आरोप मेरे पर भी लगता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने, ऑफन मतलब कि अक्सर, क्या मैंने अक्सर तुम लोगों को नहीं भेजा वाटर माई फ्लावर्स? मैंने जो अपने पेड़ पौधे गमले वमले लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं, उन्हें पानी डालने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इंस्टेड मतलब के बावजूद। किस चीज के बावजूद? तुम्हें तुम्हारे लेसन्स लर्न करने के बावजूद मैंने क्या बोला? कि जाओ मेरे गमलों को पानी देकर आओ। ठीक है, जो फूल मैंने लगा रखे हैं। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं चाहता था मछली पकड़ने जाना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था ऐसे ही? तो बोले ब्लेम तो भाई मुझ पर भी होना चाहिए। केवल तुम नहीं फ्रांस, केवल तुम सभी के माता पिता नहीं, केवल एल्सेस के नागरिक नहीं, बल्कि मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं सभी चीजें कल पर टालने के लिए जितने कि तुम सब। अब बच्चों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी, हमने सारी चीजें जानी कि आखिरकार फ्रांस के साथ क्या हुआ, राइट? अब बारी आ गई है क्विज की। सबसे पहले हम क्विज खेलेंगे,
दो सवाल आपके सामने आएंगे, उनका आप जवाब दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले क्विज के आपका सवाल जो है वो ये रहा, द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ फ्रांस जर्मनी वॉर, फ्रांस ब्रिटेन वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर या वर्ल्ड वॉर 2। कब की कहानी है ये? सोचिए थोड़ा सा, कब के समय की कहानी है? बढ़ते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, Why had the villagers occupied the last benches in the classroom? क्यों जो गांव वाले थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी, मतलब वो सभी बैठे थे कहां पर? पीछे वाली बेंचेस पे क्लासरूम के। They were regular attendees, वो रोज आते थे। They loved the class of M. Hamel, उन्हें M. Hamel की क्लास बड़ी पसंद थी। They were made to sit there by German authorities, जर्मन अधिकारी जो थे उन्होंने उन्हें जबरदस्ती वहां बिठा रखा था। या they were sorry and wanted to thank the master for his 40 years of faithful service, या फिर वो बुरा फील कर रहे थे और वहां पे रिस्पेक्ट शो करने आए थे अपने मास्टर को। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आया था वो ये था कि जो स्टोरी है लास्ट लेसन ये कब सेटअप की गई है? तो ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। अगला सवाल ये था कि विलेजर्स जो हैं वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे? तो हम सभी को पता है कि वो सम्मान देने आए थे, ऑप्शन नंबर डी, टीचर को, अपनी कंट्री को। और वो सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने अपने समय में सही से अपने लेक्चर्स नहीं लगाए। तो ये दोनों ही सवाल आई होप आपने सही दिए होंगे। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? रिएक्शन ऑफ फ्रांस व्हेन ही केम टू नो अबाउट द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि क्या रिएक्शन था फ्रांस का जब उसे ये पता चला कि आज उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो हमने देखा कि कैसे वो जो शब्द थे उनके टीचर के, जब उन्होंने बताया कि आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, वो उसके ऊपर बिजली की तरह गिरे और वो दुख मना रहा था कि ऐसा उसने क्या नहीं किया, क्या ये आज आखिरी लेसन कैसे हो सकता है, क्या मुझे आज के बाद कभी फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगी, क्या मेरे टीचर आज के बाद मुझे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सभी सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, एक के बाद एक उसे चीजें समझ में आने लगी थी कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई थी, क्यों टीचर नए कपड़ों में था, क्यों पीछे बेंचेस पे लोग बैठे हुए थे, सभी चीजों से समझ में आ गई थी। Why villagers were in the class? Villagers क्यों थे क्लास के अंदर? क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हुए थे, राइट? वहां पर ऑल्डहॉजर, मेयर, फॉर्मर मेयर एक्चुअली और फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहां पर मौजूद थे और बाकी गांव वाले भी थे जो कि वहां पर सम्मान देने आए हुए थे अपने देश को और अपने उस टीचर को जिसने 40 साल अपनी फेथफुल सर्विस दी इस स्कूल को, इस कंट्री को और यहाँ के लोगों को, एल्सेस और लॉरेन की। और हमने क्या पढ़ा कि टू होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर लैंग्वेज? किन किन लोगों को एम हैमल ने ब्लेम किया अपनी लैंग्वेज को महत्व ना देने के लिए? तो यहां पर उन्होंने ब्लेम किया एल्सेस और लॉरेन के नागरिकों को, केवल फ्रांस को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी, उन सभी लोगों के पेरेंट्स को जिन्होंने उन्हें स्कूल भेजने से ज्यादा प्रेफरेंस दी, महत्व दिया उन्हें खेती करने जाने के लिए या उन्हें मिल में काम करने जाने के लिए, ताकि वो ज्यादा पैसा कमाकर ला सके। और साथ ही साथ उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया इसी बात पे, राइट? तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये कुछ सवाल हैं बच्चों जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। हाउ डिड फ्रांसिस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? किस प्रकार फ्रांस की फीलिंग एम हैमल और स्कूल के लिए बदल गई थी? What was unusual about M. Hamel's dress on his last day in the school? क्या चीज अटपटी लग रही थी एम हैमल के बारे में, उनकी ड्रेस के बारे में, जब उनका आखिरी दिन था स्कूल में? What announcement did M. Hamel make? एम हैमल ने क्या अनाउंसमेंट किया था क्लास में? And what was the impact of this on France? और उस अनाउंसमेंट का फ्रांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? How did France react to the declaration that it was their last French lesson?
और कैसे हमारे फ्रेंड्स ने रिएक्ट किया जब उसे ये पता चला कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो ये सभी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। ये होमवर्क आप जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन आंसर्स को लिखने की। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। अभी हमारा चैप्टर बाकी है, तो हम अगली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना होमवर्क कीजिए, आराम से सारी चीजें पढ़िए और डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।